हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराऊंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है फॉर जून 2025 अटेम्प्ट। That is a life foundation that from the basics to the advanced. You can use our code GRF20 in order to avail 20% discount on all the courses and the test series only on JRF Adda. हमारा 5 ईयर का पीवाई की बुक भी लॉन्च हो चुका है फॉर पेपर 1, जहां आपको मिलेंगे यूनिट वाइज पीवाई क्यू फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2024। चलिए, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यूनिट कर रहे हैं। यूनिट नंबर हमारी 5 एंड 7 हमारी चल रही है, जहाँ पे हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज जाके पार्ट 1 जरूर चेक कीजिए। अब हमारा ये इसका है पार्ट 2, जहाँ पे हम इसके बची हुई थ्योरीज हैं, बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एजिंग की थ्योरीज से। आपका ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यार, और इससे आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि थ्योरीज से ना काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते भी हैं, राइट? तो सबसे पहले हमारे कौन सी आती है? फर्स्ट वन इज आर बायोलॉजिकल थ्योरी। देखो, बायोलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, जब एजिंग हो जाता है, तो वहां पे वो चेंजेस क्यों अकर हो रहे हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो स्किन होती है वो कैसे मुरझाई हुई हो जाती है, ठीक है। आपके जो कलर होता है बालों का, वो आपका क्या होता है, फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका एक बायोलॉजिकल थ्योरी में ये चीज आ जाती है, जो कि आपके नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर हो रहे होते हैं बॉडी में इस टाइम पे, ठीक है। आप थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी, राइट। आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आपके फिज़िकली जो आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो आपका क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। आपके जो दाँत होते हैं वो यूजुअली वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट ऑल कम, जो कि आपके फिज़िकल चेंजेस आपके क्यों हो रहे हैं बॉडी में, वो आपका कौन-सा बताता है, बायोलॉजिकल थ्योरी आपका बताता है। दूसरी आपकी जो थ्योरी होती है, दैट इज़ योर रन आउट ऑफ द प्रोग्राम थ्योरी। क्या आती है जी? रन आउट ऑफ द प्रोग्राम थ्योरी। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड द बॉडी रन आउट ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब होता क्या है, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारा क्या हो जाता है, फ्रॉम द कंसेप्शन टू द एंड हमारा थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो रीड करता है, राइट। अब ये आपका जो थ्योरी है, ये कहता है कि दैट देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट विल रन आउट ओवर द टाइम। कि जेनेटिक मटेरियल काफी लिमिटेड अमाउंट में, जो कि आपका रन आउट होता रहता है एज आपका एजिंग का पीरियड आपका क्या होता है, आपका डिले होना स्टार्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे जैसे आपका एजिंग होना स्टार्ट होता है, बुढ़ापा आना स्टार्ट होता है, तो आपके जो फंक्शंस हो जाते हैं, जो आपके सेल के फंक्शंस हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, धीरे 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 होके आपके कम 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 होने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, रन आउट ऑफ द प्रोग्राम थ्योरी के अंदर यही आता है, ठीक है जी। कि आपके जो सेल्स हैं वो आपके फंक्शनिंग करना थोड़े स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एज हमारा जो एजिंग हमारा करीब आना एकदम आगे 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 फॉरवर्ड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तीसरे वाला हमारा क्या आता है, दिस इज हर बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर प्रोग्राम थ्योरी हम इसे कह सकते हैं। देखो, बायोलॉजिकल थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है कि ईच इंडिविजुअल हैज अ जेनेटिक प्रोग्राम। क्या कहता है, हर इंडिविजुअल के पास एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। क्या होता है जी? जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जो कि आपका कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब एक मदर कंसीव करती है, ठीक है, उसी कंसेप्शन से एंड तक, जब तक एक बंदे की डेथ नहीं हो जाती है, एक पूरा का पूरा एक क्लॉक है, जो कि टिक 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 करके चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो एजिंग कैसे कंट्रोल होती है, आपकी प्री डिटरमाइंड बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी में भी एक क्या है, घड़ी लगी हुई है, एक टाइमलाइन लगी हुई है। उसी के हिसाब से आपका क्या हो जाता है, आपका कोई भी बॉडी में आपका प्रोग्राम रन आउट होता है, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज द बायोलॉजिकल और द प्रोग्राम थ्योरी। अब एजिंग क्या है, एजिंग आपकी इरिवर्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एजिंग के टाइम पे इन फीमेल्स मेनोपॉज है, ठीक है। मेनोपॉज आपको देखने के लिए मिलेगा, स्किन चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बालों के कलर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। स्किन आपका क्या हो जाता है, स्किन चेंजेस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसी सुकड़ी सुकड़ी जैसी ऐसी स्किन हो जाती है, वैसी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर प्रोग्राम थ्योरी कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है जीन थ्योरी।
अभी जीन थ्योरी क्या कहलाता है? जीन थ्योरी ये कहता है कि स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं एजिंग एंड द लाइफ स्पैन रेगुलेशन, कि हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं जो कि आपकी एजिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। वो आपका क्या होता है, वो आपका जीन थ्योरी आपका कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है। इन द मॉलिक्यूलर थ्योरी दैट एजिंग इज कंट्रोल बाय द जेनेटिक मटीरियल। जो एजिंग होती है वो हमारे जेनेटिक मटीरियल के द्वारा ही कंट्रोल होती है। और जो मॉलिक्यूलर डैमेज होता है जो हमारी बॉडी में लीड करता है एजिंग को, ठीक है, काफी ज्यादा आपके मॉलिक्यूलर डैमेज भी आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी दो थ्योरी आती है, एक होती है आपकी एरर थ्योरी और एक इसके अंदर आती है सोमेटिक थ्योरी। ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, आपका ए वाला क्या रहता है, इसके मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो पहला है वो कौन सा है, आपका एरर थ्योरी है। तो एरर थ्योरी क्या कहता है, जब आपके क्या हो, एरर आने स्टार्ट हो जाए। एरर का मतलब क्या हो जाता है आपका, आप कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, उसमें एरर का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी आपका चेंज हो जाना। ठीक है। जो आपके चेंजेस होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से सेल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं और एजिंग होना लीड हो जाता है, इसे हम एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक है। तो एरर थ्योरी में बेसिकली क्या हो जाता है, जब आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या हो जाता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एरर थ्योरी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद चीज क्या आ जाता है, हमारा बी वाला जो आपका इसका आता है, दैट इज योर दी सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस का होना। किस चीज का होना जी, चेंजेस का होना। सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी कहती है जब आपके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे देखो बॉडी में दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल तो रिप्रोडक्शन करने का काम करेंगे और जो बचे कुछ सेल्स होते हैं वो आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। जब आपकी सेल्स के अंदर आपका म्यूटेशन, आपके चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, एजिंग देखने को मिलता है और काफी ज्यादा डिजीजेस रिजल्ट हो जाती हैं, दैट विल लीड टू द सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, सेल्यूलर थ्योरी। अब सेल्यूलर थ्योरी, अब देखो सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी के अंदर क्या एक और चीज देख सकते हैं, अब ये म्यूटेशनल चेंजेस आएंगे क्यों, ठीक है, ये म्यूटेशन आ सकते हैं इफ द पर्सन इज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, कुछ अलग भयंकर केमिकल से अगर कोई पर्सन एक्सपोज कर जाए, ठीक है, या फिर किसी बहुत भयंकर रेडिएशन से क्या हो जाए, एक्सपोज कर जाए, तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसके जो बॉडी में सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल जाएंगी। उसके क्रोमोसोम्स में आपको चेंजेस, आपकी एबनॉर्मेलिटीज आपकी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है जी। फिर आता है आपका क्या, सेल्यूलर थ्योरी। अब आपका सेल्यूलर थ्योरी कहता है दिस इज सिक्स्थ वन। ठीक है। अब छठे नंबर का क्या आता है, हमारा सेल्यूलर थ्योरी आता है। सेल्यूलर थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो सेल होता है वो डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड रिड्यूस द रेप्लिकेशन, वो वापस वापस से रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एजिंग हो जाती है। ठीक है। जब सेल्स में आपका बेसिकली डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो वो आपका सेल्यूलर थ्योरी है। फ्री रेडिकल थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है, देखो फ्री रेडिकल थ्योरी इट वाज गिवन बाय दी डेनहम हार्मन, ये इस बंदे ने दी थी। ठीक है जी। अब ये इन्होंने बोला क्या था, फ्री रेडिकल आखिर होते क्या है, फ्री रेडिकल आपके होते हैं कोई भी आपका ऐसा सब्सटेंस, so free radicals are any molecule that has free electron, ठीक है, and this property and this property make it react with healthy molecule in a destructive way। ठीक है। इसके अंदर आपका क्या हो जाता है, आपका क्रिएट एक्स्ट्रा नेगेटिव चेंज। देखो अब समझते ही फ्री रेडिकल आपकी थ्योरी कहती क्या है। अब क्या होता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या हो जाता है, कोई भी आपका ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या कर सकता है, वो हेल्दी वाले जो आपके सेल्स है उनके साथ रिएक्ट कर सकता है और उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है।
जैसे कि आपका कैंसर होता है, ठीक है? आपका क्या है कैंसर है, तो कैंसर में क्या हो जाता है, अगर आपके फ्री रेडिकल्स हैं, वो क्या करते रहेंगे, वो आपके बेसिकली वो है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या करेंगे, जो आस-पास वाले आपके हेल्दी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या कर देंगे वो और डिस्ट्रक्शन कॉज़ करते एक सेल से दूसरे सेल को, दूसरे सेल से तीसरे सेल को, तीसरे से चौथे को, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत ड्रास्टिक आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लीड कर जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो होता क्या है यहाँ पे क्या हो जाता है आपका क्रिएट कर देता है नेगेटिव चेंज आपके बॉडी के अंदर दैट इज टर्म्ड एज अ फ्री रेडिकल थ्योरी। आई होप आपको ये वाली थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली फ्री रेडिकल थ्योरी क्या है, जो सेल्स को आपका क्या करती है, डैमेज करती है और आपके एजिंग प्रोसेस को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है और ज्यादा प्रगति ग्रस्त कर देती है और ज्यादा उसको क्या कर देती है, इंक्रीज आउट कर देती है, बहुत जल्दी जल्दी करना उसको स्टार्ट कर देती है। फिर होता है आपका क्रॉस लिंक थ्योरी, ठीक है? क्या आता है जी, हमारा क्रॉस लिंक थ्योरी आता है, ठीक है? अभी क्रॉस लिंक थ्योरी कहता क्या है कि आपके जो प्रोटीन और जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? क्या हो जाता है हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है हमारा डीएनए, ठीक है? एक होता है हमारे आरएनए होता है, ठीक है? अब होता क्या है इसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्रॉस लिंक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, आपके क्रॉस लिंक्स बनने लग जाते हैं, जो कि आपके सेल के फंक्शन को इम्पेयर करने लग जाते हैं ओवर द टाइम, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाता है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्रॉस लिंक में क्या हो जाते हैं, क्रॉस लिंक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, क्रॉस लिंक्स आपके बनने स्टार्ट लग जाते हैं, ठीक है? फिर होता है आपका वियर एंड टियर थ्योरी। वियर और टियर का मतलब क्या हो जाता है, टूट-फूट होना। तो होता क्या है, जैसे-जैसे एजिंग आदमी स्टार्ट होती है, आगे-आगे और फर्दरली होनी स्टार्ट हो जाती है, तो सेल्स का क्या हो जाता है, टूटना-फूटना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पे, वियर एंड टियर ऑफ द सेल्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, एजिंग कॉज़ हो जाती है। फिर एक होती है आपकी साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे-जैसे एजिंग होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो मेंटल एंटी सोशल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि अल्ज़ाइमर हो जाता है, चीज़ें भूलने लग जाता है आदमी, ठीक है? और क्या हो जाते हैं, ऐसे सोशली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाते हैं, मेंटली और सोशली बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो जाते हैं, जो कि एजिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? 11th आपका क्या हो जाता है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी। डिसएंगेजमेंट थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है, जो आपके ओल्डर एडल्ट्स हो जाते हैं, वो सोशल रोल से क्या कर देते हैं, धीरे-धीरे विथड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। बुजुर्ग सामाजिक भूमिकाओं और संबंधों से दूर-दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डिसएंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे पहले अपनी जवानी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते थे, ठीक है? उस टाइम पे वैसा नहीं होता। दे स्टार्टेड, वो थोड़ा-सा कट आउट होना, फ़ील होना और कट आउट होना थोड़ा-सा ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? खुद को सोशल रोल से क्या हो जाते हैं, विथड्रॉ करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे आपका सारा का सारा थ्योरीज़ वाला पोर्शन अच्छे से खत्म होता है। ये थ्योरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपका जैसे कि एक बारी आपका क्वेश्चन वियर एंड टियर थ्योरी से देखने को मिला था, ठीक है? एक बार फ्री रेडिकल से भी देखने को मिला है, ठीक है? आपका यही थोड़ी-सी है ना, आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर थ्योरी लिखी होगी, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी और बताएगा, पूछ लेगा जी कौन-सी ये थ्योरी है। तो आपको वो वाली थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पढ़नी, ठीक है जी? आई होप आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, इनकम आता है। अब देखो इनकम के टाइप से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब इनकम क्या होता है जी? इनकम होता है हमारा कि जो भी हम अपना इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, ठीक है? जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारे पैसा आ रहा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा इनकम है, ठीक है? जो भी हमारे आय के सोर्सेस हैं, ठीक? अब होता क्या है, पहले आता है हमारा मनी इनकम। अब मनी इनकम क्या हो जाता है, मनी इनकम वो वाला इनकम होता है जो कि हमें पैसे के रूप में मिलता है, ठीक है? जब आपने कोई जॉब करी, ठीक है? आपने कोई बिज़नेस करा, ठीक है? उसके बाद जो आपको रिटर्न में आपका पैसा मिल रहा है, वो आपका मनी इनकम है, इन द फॉर्म ऑफ अ मनी, ठीक है? वो आपका क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ द चेक्स, इन द फॉर्म ऑफ द ड्राफ्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ द बैंक स्टेटमेंट्स और आपके नोट जो होते हैं, आपके कॉइन्स जो होते हैं, ये सारे के सारे आपके मनी इनकम के अंदर आ जाएँगे। फिर आता है आपका रियल मनी इनकम। रियल मनी इनकम इसका एक टाइप होता है, ठीक है? रियल मनी इनकम का मतलब क्या हो जाता है, जो आपका एक्चुअली मनी आप अर्न करते हैं, ठीक है? आफ्टर द ऑल द एक्सपेंसेस रिफ्लेक्टिंग द परचेजिंग पावर, ठीक है? आप अपने सारे के सारा जो मनी आप क्या कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है? आप प्राप्त कर रहे हैं आपके सारे एक्सपेंसेस के बाद, ठीक है? वही आपका जो मनी होता है, आपका लाइफ़स्टाइल दिखाता है कि आपका परचेजिंग पावर कितना है, ठीक है? आपका जितना पैसा होगा, उतनी बंदे की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर बहुत अमीर बंदा है, तो वो कोई भी आपका गाड़ी पे हाथ रखेगा, वो वहाँ पे वो वाली गाड़ी ले सकता है, उसका परचेज़िंग पावर उस हिसाब से अच्छा है, ठीक है? जिस बंदे की परचेज़िंग जिस बंदे के पास पैसा कम होगा, उसकी परचेज़िंग पावर कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि वो चीज़ों को नहीं खरीद पाएगा, ठीक है? तो यही होता है रियल मनी इनकम, ठीक है? अब रियल मनी इनकम के अंदर होते हैं आपके 2 टाइप। पहला आपका जो टाइप आता है दैट इज़ योर डायरेक्ट मनी इनकम होती है और दूसरा वाला आपका क्या हो जाता है, जी आपका इनडायरेक्ट मनी इनकम होता है। डायरेक्ट मनी इनकम क्या हो जाता है, जो कि आपको
डायरेक्टली मिल रहा है वो आपका डायरेक्ट मनी इनकम के अंदर आता है। तो बेसिकली जब आप इनकम रिसीव करते हो डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस, सैलरी और द प्रॉफिट, ठीक है? आप सैलरी, प्रॉफिट और वेजेस के रूप में जब आपको डायरेक्टली इनकम मिल रहा है तो वो आपका डायरेक्ट मनी इनकम होता है, ठीक है? उसके अंदर और चीज़ें भी आ जाएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि आपका स्ट्रीट लाइट्स है, आपके पार्क्स हैं, ठीक है? इनमें आपको क्या है, ये आपको डायरेक्टली सर्विसेज़ मिल रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट मनी इनकम के अंदर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद चीज़ क्या आ जाती है हमारी, इनडायरेक्ट मनी इनकम होती है। इनडायरेक्ट मनी इनकम के अंदर क्या हो जाता है, इनकम जो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बोनसेस के रूप में मिल रही है। ये तो देखो आपको डायरेक्टली मिल रही थी पैसों के रूप में, ठीक है? जो आपका मंथली आपका सैलरी होता है, वो आपको डायरेक्टली मिल गया है, ठीक है? अब इनडायरेक्ट मनी इनकम के अंदर क्या आ जाएगा, जो आपको बोनसेस मिल रहे हैं, ठीक है? आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आपको रेंट अलग से मिल रहा है, जो कि आपको डायरेक्टली अर्न नहीं आप कर रहे हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मनी इनकम के अंदर आ जाएगा। तो डायरेक्ट मनी इनकम को हम प्रत्यक्ष पैसा कहते हैं, जो कि आपकी सीधे मजदूरी, वेतन या लाभ के रूप में प्राप्त की जाती है। और इनडायरेक्ट मनी इनकम को हम अप्रत्यक्ष पैसा भी कहते हैं, जो कि आपके बोनसेस, लाभांश या फिर किराए के रूप में आपकी क्या होती है, प्राप्त की जाती है, जो कि सीधे नहीं कमाई जाती है, वो आपकी इनडायरेक्ट मनी इनकम में आती है। आई होप आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल से समझ में आ गई होगी, ठीक है? फिर होती है आपकी साइक्लिक इनकम। साइक्लिक इनकम का क्या हो जाता है, जो आपकी संतुष्टि होती है जब आप कुछ खर्च करते हैं। कई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका कुछ बहुत अच्छा खाने का मन था, ठीक है? आपने पैसा दिया, आपने खाया और आपको ये वर्थ फॉर द मनी लग रहा है, ठीक है? और आप बिल्कुल संतुष्ट हैं इसके खाने के बाद दैट हाँ, दिस इज़ इट, ठीक है? यही है जीवन, यही है आपका सुकून वाला जो चीज़ है। तो ये क्या हो जाता है, आपका साइकिक इनकम में के अंदर क्या हो जाता है, जो कि आपको खर्च करने के बाद संतुष्टि होती है, जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये क्या हो जाता है, ये नॉन मॉनेटरी होता है, ठीक है? ये मानसिक आय होता है, जो कि आपका सैटिस्फैक्शन और इमोशनल रिवॉर्ड्स के बाद आ जाती है। जो कि आप गेन करते हैं फ्रॉम द वर्क, हॉबीज एक्सेट्रा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी को बैग्स का बहुत शौक है, ठीक है? अब वो उसको जो बैग्स खरीदने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी, वो उसका साइकिक इनकम होगा। तो साइकिक इनकम इज रिलेटेड टू योर मानसिक, इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी एज वेल, ठीक है? तो हमने पढ़ा कि इनकम कितने तरीके की होती है। मनी इनकम होती है आपकी पैसे वाली, जो कि आपको डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के फॉर्म में मिलती है। ये दो तरीके की होती है। रियल में आपकी क्या आ जाती है, आपकी डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्टली जो कि आपको पैसे के फॉर्म में मिलती है, ठीक है? और उसके बाद आपकी इनडायरेक्ट कौन-सी हो जाती है, जो कि आपको पैसे के फॉर्म में ना मिल के अलग से मिलती है। जैसे कि आपको दिवाली है, तो दिवाली पे अलग से बोनस मिल गया, तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्टली मनी इनकम है, ठीक है? साइकिक इनकम आपकी क्या हो जाती है, जो कि आपकी मानसिक संतुष्टि होती है, वो आपकी साइकिक इनकम के अंदर आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, आपके 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज़ योर हाइजीनिक फैक्टर्स। अब देखो, जब आपको कोई बहुत अच्छा काम करना है, आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में कुछ, तो आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं, जो कि आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे अचीवमेंट है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, आपकी कंपनी के अंदर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है? द वर्क इटसेल्फ जो खुद होता है, काम आपको खुद ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है? वो भी एक आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जॉब एडवांसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, आपके लिए ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है कि आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर पाएँगे। तो ये हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर आपके हाइजीनिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कि आपके क्या हो जाते हैं इसके अंदर, बेसिकली आपके रिलेशनशिप आपके आस-पास के पीयर्स के साथ कैसे हैं, ठीक है? कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, आपका फिज़िकल वर्क स्पेस कैसा है, ठीक है? आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है? अगर वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे खुलापन होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे अगर एसीज़ लगे होंगे तो काम करने का भी अच्छे से मन करेगा, ठीक है? अगर वहीं पे आपका वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, वहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है? आपके लाइट्स अच्छे से नहीं चल रही हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको क्या हो जाएगा, कहीं न कहीं आपका वो फैक्टर नहीं बन पाएगा कि आप एक अच्छा आउटपुट वहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। आपका सैलरी एक हाइजीनिक फैक्टर के अंदर है, ठीक है? आपका स्टेटस है, आपका सिक्योरिटी है, आपका सुपरविज़न है, तो ये कुछ हो जाते हैं हमारे, जो कि आपके 2 तरीके से आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमारे कुछ हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे हमारे हाइजीनिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है? तो ये वाली जो थ्योरी है, ये बेसिकली थ्योरी किसने दी है, ये हर्ज़बर्ग ने जी ने दी है, जो कि इसमें कहते हैं कि ये क्या आपके 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। पहला आपका है हाइजीनिक फैक्टर्स और दूसरा है आपके मोटिवेटर्स। अब आपके क्या है, आपके जो है हाइजीन फैक्टर्स कौन से वाले हैं, ये आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो जाते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके बाहरी कारक होते हैं, जैसे आपका सैलरी हो गया, आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है, आपका जॉब का सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है? अगर आप तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, आपका जो संतुष्टि होता है, जो आपका डिससंतुष्टि होता है ना, डिससैटिस्फैक्शन होता है, उसको ये क्या करता है, इसे रोकने का काम करता है। जो आपका असंतोष होता है, इसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। तो आपका क्या है, आपका ये जो
हाइजीन फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइजीन फैक्टर क्या है? हाइजीन फैक्टर आपके बेसिकली एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हाइजीन फैक्टर कौन सा? आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक भारी रूप से, जैसे कि अगर सैलरी बढ़िया होगी तो बहुत अच्छा काम करने का मन करेगा, वर्किंग कंडीशन होगी तो बहुत ही बढ़िया काम करने का मन करेगा, ठीक है। अगर जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, अगर मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है कि हाँ भाई ये तो मेरी फिक्स है, ठीक है। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब भी आपका क्या है, एक तरीके से क्यों लोग इतने दीवाने होते हैं गवर्नमेंट जॉब के कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ गवर्नमेंट जॉब। आज भी काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी कहीं न कहीं देखी जाए तो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की आपकी रहती है। रीज़न भी क्योंकि वहाँ पे आपकी कहीं न कहीं क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट? तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी डिससैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है। तो एक तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, ये आपके बाहरी कारक के अंदर आते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे दूसरे आते हैं फैक्टर जिसे हम मोटिवेटर्स कहते हैं। ये मोटिवेटर्स आपके इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो आपके आंतरिक होते हैं, जो हमारे इंटरनली होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को कुछ लाइफ में अपना अचीवमेंट करनी है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा इंट्रिंसिक फैक्टर है कि आई वांट टू डू दैट विद माय लाइफ, ठीक है, मेरे को ये अचीव करना है। एक होता है कि मेरे को समाज में रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे को मेरी कंपनी में रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। हर कोई एक देखो हर किसी के अंदर होता है कि एक होती है कि जैसे कि ना आपकी मान्यता है वो आपको रिकॉग्नाइज किया जाए सोसाइटी में, दैट द गर्ल इज वर्थ समथिंग, ठीक है, ये आपका रिकॉग्निशन होता है, राइट। आपको समाज में पूछा जाए, ये आपका रिकॉग्निशन है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपकी इंक्रीज करती है जॉब की सेटिस्फेक्शन को, जॉब की संतुष्टि को, वो आपके क्या होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं। तो बेसिकली हाइजीन आपके कौन से वाले फैक्टर्स हो जाते हैं, दे आर दी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। और आपके मोटिवेटर्स कौन से हो जाते हैं, दे आर दी इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये क्या हो जाते हैं, आपके बाहरी कारक होते हैं और ये क्या होते हैं, आपके आंतरिक कारक होते हैं। आई होप आपको ये बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, मैक्लेलैंड आपकी अचीवमेंट थ्योरी है, ठीक है। अब ये अचीवमेंट थ्योरी ने क्या किया था, ये 3 चीज़ें बोली थी, ठीक है। हर किसी के इंसान के अंदर देखो 3 तरीके से मोटिवेशन चाहिए, तो 3 तरीके की हमारी नीडें होती है, हमारी ज़रूरत होती है। सबसे पहले नीड फॉर द पावर, नीड फॉर द अचीवमेंट एंड नीड फॉर द एफिलिएशन, ठीक है। तो मोटिवेशन थ्योरी ये किसने दी है? भैया इनका नाम याद रखना। किस-किस चीज़ की ज़रूरतों की बात करी गई है? भैया नीड फॉर पावर, ठीक है, पावर की एक नीड होना, एक अचीवमेंट की नीड होना और एक एफिलिएशन की नीड होना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, आपका क्या आता है, अचीवमेंट की नीड आता है, ठीक है। अचीवमेंट की नीड क्या हो जाता है, डिजायर टू एक्सेल, सेट द गोल्स एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस, ठीक है। मेरे को कुछ अचीव करना है तो मेरे अंदर वो ना वो होनी चाहिए कि मैंने अपने सेट कर लिए गोल्स कि मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार हूँ, ठीक है। अपनी सक्सेस के लिए मैंने पूरा क्या किया हुआ है, पूरा अपना सेट किया हुआ है। तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, अपना एक जो इच्छा होती है कि मैं हर चीज में क्या कर जाऊँ, बिल्कुल अच्छे से एक्सेल कर जाऊँ, उत्कृष्ट हो जाऊँ। तो उत्कृष्टता प्राप्त करना, लक्ष्य निर्धारित करना, सफलता के लिए ज़िम्मेदारी लेने की इच्छा होना, यही मेरा क्या हो जाता है, नीड फॉर द अचीवमेंट, कि मेरे को अचीव करना है अपनी लाइफ में कुछ, ये मेरी ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नीड फॉर द एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या हो जाता है, जो आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं ना, ठीक है, वो एक आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, नीड फॉर द एफिलिएशन होता है। क्या होता है, नीड फॉर द एफिलिएशन होता है। तो बेसिकली आपके जो सकारात्मक संबंध होते हैं, संबंध बनाने और जुड़ाव महसूस करने की जो आवश्यकता होती है, वो आपकी एफिलिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, सो आपकी इच्छा होगी अंदर से कि आप क्या करो, आप अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप हो आपके आपके मैनेजर्स के साथ, आपके अपने पीयर्स के साथ, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, आपका नीड फॉर दी एफिलिएशन होता है कि आपको भी ऐसा समझा जाए कि यू ऑल्सो बिलोंग टू दिस कंपनी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर कोई मीटिंग हो रही हो, अगर आपको भी वहाँ पे एक वो मिल जाए कि हाँ चलिए आप भी अपने कुछ अपने पॉइंट्स रखिए जो आपको लगता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस कंपनी में, तो वी ऑल्सो बिलोंग, वी फील दैट हम भी इस कंपनी से बिलोंग करते हैं। दैट इज अ नीड फॉर द एफिलिएशन। क्या होता है, वो नीड फॉर द एफिलिएशन होता है। फिर थर्ड आता है हमारा नीड फॉर द पावर। हर किसी का होता है कि उसके पास क्या हो, पावर हो, ठीक है। वो किसी को अपना इन्फ्लुएंस करे, डिजायर टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल दी अदर्स एंड मेक एन इम्पैक्ट, वो एक छाप छोड़ के जाए, ठीक है। वही होता है आपका एक पावर का नीड, दूसरों को प्रभावित करना, नियंत्रण करना, ठीक है, प्रभाव डालने की इच्छा ही हमारा क्या हो जाता है, नीड फॉर द पावर होता है। एवरीवन वांट्स कि वो दूसरों के लिए एक आइडियल फिगर बने, ठीक है, लोग उसे देख के मोटिवेट हो, ठीक है, वो दूसरों पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ कर जाए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका पावर वाला नीड होता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आती है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, इट वाज गिवन बाय द विक्टर रूम, ठीक है। विक्टर रूम जी ने ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपकी मोटिवेशन के लिए दी थी, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर आपके 3 चरण होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेक्टेंसी, दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड तीसरा होता है आपका वैलेंस, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये किसने दी थी? ब्रूम अंकल ने दी थी। अब ये कहती क्या है? ये कहते हैं सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है? हमारा होता है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो जाता है? बिलीव दैट एफर्ट्स लीड टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस।
अगर मैंने ये एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में डाले तो मेरा परफॉर्मेंस ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरे को वहाँ पे मेरे को चाहिए कि मेरी ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, ठीक है? मेरे को आपका होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिले, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे उसको पाने के लिए मैं एफर्ट्स डालूँगी, ठीक है? तो मैं अगर मेरे अंदर ये है कि भैया अगर मैं अच्छे एफर्ट्स करूँगी, इन अ पॉजिटिव वे एफर्ट्स करूँगी तो मेरी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, हाथों-हाथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो बेसिकली यह विश्वास की प्रयास से वांछित आपके जो प्रदर्शन है वो आपका हो सकता है। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रूमेंटैलिटी थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी थ्योरी आपका क्या कहता है? ये बिलीव करना दैट परफॉर्मेंस लीड टू एन रिवॉर्ड। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो मेरे को क्या होगा? रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आएँगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ट्रॉफी मिलेगा, ठीक है? तो आपका रिवॉर्ड होना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट होगा, तो आपको एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ का क्या हो जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपकी क्या है, ये आपका विश्वास है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, आपका इंस्ट्रूमेंटैलिटी थ्योरी होता है। थर्ड होता है आपका वैलेंस। वैलेंस का मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू और इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन एंड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के ऊपर जो आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आपके लिए क्या है, वो आपका जो रिवॉर्ड है, उसका जो मूल्य है, ठीक है? उसका जो महत्व है, किसी भी उसके अंदर, तो वो क्या है, वो उसका बैलेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका क्या है, अगर एक बच्चे की बात करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ गोलू, ठीक है? अब ये जो गोलू है, ये क्या करती है, ये ऐसे सोचती है, यार अगर मैं बहुत अच्छे से अपने एफर्ट्स डालूँगी ना, तो मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँगी, ठीक है? शी इज़ इन दी फॉर एग्ज़ाम्पल एमएससी, एमएससी में है ये, ठीक है? अब ये एमएससी में गोलू और ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैं बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से एफर्ट्स करूँगी, सुबह उठ के अच्छे से पढ़ूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी, ताकि मैं क्या पा पाऊँ, ताकि मैं फर्स्ट आ पाऊँ, ठीक है? ये क्या हो जाती है, क्योंकि इसको ट्रॉफी चाहिए थी, ठीक है? शी वांट्स कि उसका ना सीवी बहुत अच्छा हो जाए, उसका ना ट्रॉफी मिल जाए, ठीक है? अब हुआ क्या, ये गोलू एफर्ट्स डालती है बहुत तगड़े तरीके से और ये क्या हो जाती है, ये अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाती है, ठीक है? फर्स्ट आने के बाद क्या हो जाता है, इसको एनुअल डे पे एक बहुत बढ़िया से रिवॉर्ड मिल जाता है, तो ये क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, ठीक है? क्योंकि इम्प्रूव अच्छा था, इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो इसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिला, ठीक है? उसके बाद चीज़ क्या हुई, अब बैलेंस की अगर हम बात करें, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके जीवन पे इस रिवॉर्ड का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपनी मास्टर्स में शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन, अब ये कहीं पे भी अगर इंटरव्यू देगी, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन है, इसके सीवी को कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? कि इसको कोई अवार्ड मिला है, शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये बैलेंस होता है कि आपका कितना इम्पोर्टेंस है, आपका वो रिवॉर्ड रखता है, ठीक है? तो यही आई होप आपको ये वाली थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या हो जाता है, आपका एक्सपेक्टेंसी होता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है, देन योर बैलेंस गेम, ठीक है? सो हमारा ऑल इंडिया का जेआरएफ टेस्ट भी लाइव है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन चेक योर प्रिपरेशन ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे फ्रॉम द 8 एम टू द 8 पीएम, ठीक है? और इस टाइम पे आपके मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है? तो आप अपनी चेक कर सकते हैं प्रिपरेशन को ऑन दी ऐप एज वेल, राइट? आप फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई है फॉर दी पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है? और एट द जेआरएफ अड्डा सेंटर, सो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द जैन ऑफ द 2025, तो जुड़ना ना भूलें। और यहाँ पे आपको 3 फ्री डेमो क्लासेस भी मिलेगी, द टाइमिंग विल बी 10 AM टू 2 PM। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब देखो, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है आपका वृद्धि और एक होता है आपका विकास भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो कि आप फिजिकली ना बॉडीली चेंजेस आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले छोटे थे, अब आपका हाइट बढ़ा है, ठीक है? और आपका गर्थ भी बढ़ा है, ठीक है? आपका विड्थ भी बढ़ा है, आपका हाइट भी बढ़ा है, ठीक है? हमने पढ़ा है ना, जब सर से पैर तक की ग्रोथ होती है उसे सेफाइलोपोडल हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब हमारा सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है तो हम उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो देखो ये विजिबल है, ये ठीक है, दिख रहा है, तो ये क्या है, आपका ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या हो जाता है, डेवलपमेंट आपका आउटकम होता है फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन की वजह से, ठीक है? दूसरा चीज क्या हो जाता है, जो आपका ग्रोथ होता है दैट इज एक्सटर्नल, एंड जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका इंटरनल होता है, उसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। जो ग्रोथ होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी का होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो आपका ओवरऑल विकास हो रहा होता है। ग्रोथ आपका क्या हो जाता है, इट इज द क्वांटिटेटिव, क्या हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव होता है, ये आपका मात्रात्मक होता है, ठीक है? आप इसे ना स्केल लेके नाप सकते हैं, आप इसे इंच टेप लेके देख सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं आपका हाइट कितना बड़ा है, आप ये देख सकते हैं आपका गर्थ कितना बड़ा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, आपका क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, जिसको नापा जा सकता है। बट ये क्वालिटेटिव होता है, ये गुणात्मक होता है, क्या होता है जी, गुणात्मक होता है, ठीक है?
हमने जैसे रिसर्च में पढ़ा आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, वैसे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो आपका लिमिटेड होता है, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और ये आपका डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपका बौद्धिक विकास, ठीक है, जो आपका बौद्धिक विकास है वो आपका क्या है, वो आपका लाइफ लॉन्ग रह सकता है, ठीक है? आप चाहे आप कितनी भी उम्र हो जाए, पढ़ाई देखो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? आप कितनी भी डिग्रीज़ ले सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है, बट आपका ग्रोथ है, ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ठीक है? जब आपका एक पर्टिकुलर आपका हाइट अटेन होता है, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि बुढ़ापे तक आप बढ़ते ही रहते हो, बढ़ते ही रहते हो, बढ़ते ही रहते हो, नहीं होता, वो आपका ग्रोथ रुक जाता है, राइट? जो आपका ग्रोथ रुक जाता है, वो आपका ग्रोथ के अंदर आता है, ठीक है? वृद्धि के अंदर आता है, जो कि आपका क्या हो जाता है, लिमिटेड होता है, और आपका सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बाद वो रुक जाता है, और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग होता है, जो कि आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बौद्धिक विकास, ठीक है। आई होप आपको ये वाला हिंदी में भी स्लाइड्स अवेलेबल है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से जरूर रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसके कुछ प्रिंसिपल हो जाते हैं, तो कहता क्या है, ये क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो कि आपकी बर्थ से लेके आपके डेथ तक हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर से पैर तक की ग्रोथ है, सफाइलोकॉर्डल है, सेंटर से आपके पेरिफेरी तक की ग्रोथ है, आपके क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ये आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस का मतलब क्या हो जाता है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बच्चा है, ठीक है, बच्चा बोलना सीख रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कूइंग करना सीखेगा, ठीक है, कू कू कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो कू कू से पहले वो क्या होता है, क्राइंग करना सीखता है, क्राइंग होता है पहला तो उसका रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद वो कूइंग करना सीखेगा, ठीक है, कूइंग करने वरने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक वर्ड बोलेगा, मोनोग्राफिक स्पीच जिसे बोलते हैं। फिर वो क्या करेगा, दो दो वर्ड करके बोलेगा, टेलीग्राफिक स्पीच हो गया, ठीक है। उसके बाद चीज हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा हल्के हल्के थोड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब उसकी वोकैब्युलरी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक और भी आता है, अगर सीक्वेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, बच्चा क्या होगा, बच्चा पहले क्या होगा, बैठना सीखेगा, फिर वो गुठनिया क्रॉल करना सीखेगा, ठीक है। क्रॉल करने के बाद क्या होगा, वो चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, चलने सीखने के बाद वो भागना सीखेगा। तो देखो एक सीक्वेंस है, ठीक है। क्या हो जाते हैं, बट इसमें क्या हो जाता है, हर इंसान के अंदर ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं। किसी में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा डायरेक्टली के कोई चीज पकड़ के मतलब पकड़ के खड़ा होना ना सीखे, वो डायरेक्टली आपका चलना सीख ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू पर्सनल अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी क्या हो जाता है, उसके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, उसका जेनेटिक फैक्टर भी है, आपका न्यूट्रिशन भी एक बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है, जो कि किसी के क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल आपके डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस ज़रूर डालता है, ठीक है? उसके बाद चीज़ क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, इसके अंदर आपके क्या हो जाते हैं, फिज़िकल और मेंटल चेंजेस आपके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपके इंटीग्रेट हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी होता है। आपके एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे आप कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, भई ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, तो आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपने एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर बच्चे को एप्रोप्रिएट उसका प्रोटीन, उसका कार्ब्स, उसका फैट्स अगर इंक्लूड किया है, तो वो आपके क्या है, एक तरीके से आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। बच्चे की हेल्थ बहुत इम्पैक्ट डालती है। काफ़ी केसेज़ में जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। यही चीज़ आती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा क्या है, अब क्या है, चलना सीख रहा है, अगर माँ बाप ऐसे हो, दे बी लाइक, अरे बेटा तुम मत चलो तुम तो गिर जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं न कहीं ना बच्चा वो कहीं न एक उसका डर बन जाएगा, यार मैं तो गिर ही जाऊँगा, तो वो काम करेगा ही नहीं। बट अगर उसका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, उसके मदर फादर कह रहे हैं दैट तुम चलना सीखो, ठीक है? उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? जैसे हमने साइकिल चलाई होगी कभी आपने बचपन में, तो उसमें सीखा होगा कि आपका एनवायरनमेंट कितना अच्छा इन्फ्लुएंस आपका डालता है, तो ये आपके एनवायरनमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है जी? उसके बाद चीज़ क्या हो जाता है, आपका डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन का मतलब क्या हो जाता है, जो आपका सेल होता है वो डिफरेंशिएट करता है और ऑर्गन आपका मैच्योर करता है ओवर द टाइम ड्यूरिंग दी आपका डेवलपमेंट, ठीक है।
आपका क्या हो जाता है, आपका मैच्योरेशन एज द आपका एज इंक्रीजेस द सेल डिवाइड एंड द ऑर्गन मैच्योरेशन इज डन अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आपका एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होता है। ठीक है, आप इसे बता सकते हैं, प्रिडिक्टेबल पैटर्न ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चा पहले कूइंग कर पहले क्राइंग होगा, कूइंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाँ पहले अब वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपके वर्ड बोलना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो टेलीग्राफिक स्पीच सीखेगा, मतलब 2 वर्ड्स वाली, जैसे कि पापा आए, ठीक है, पी गई। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपका प्रिडिक्टेबल ही है कहीं न कहीं। उसकी जब वोकैब्युलरी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेगा। पापा आ गए हैं, ठीक है, गाड़ी चली गई है, तो ये थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स हुआ। फिर उसके बाद उसकी वोकैब्युलरी थोड़ी-थोड़ी फर्दरली और इंक्रीज़ होएगी। तो ये क्या है कि प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, ठीक है। पहले प्रिडिक्टेबल ये है कि भैया बच्चा पहले क्या होगा, बच्चा हाँ, आपका बैठना ही सीखेगा, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, कुछ चीज़ पकड़ के खड़ा होना, फिर वो पहले वो चलना सीखेगा, ठीक है? धीरे-धीरे चलना सीखेगा, चलने के बाद ही तो वो भागेगा, तो ये क्या है, एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। कुछ आपके सेंसिटिव पीरियड हो जाते हैं हमारी ग्रोथ में, ठीक है? जो आपकी सर्टेन आपकी लाइफ होती है, स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके सेंसिटिव हो जाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपने देखा भी होगा, जब हम छोटे होते हैं तो हम कोई भी नई चीज, कोई भी नई स्किल बहुत आराम से सीख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा क्रिटिकल पीरियड है। कैसा पीरियड है, बेसिकली वो हमारा एक तरीके से क्रिटिकल पीरियड होता है, जहाँ पे हम चीजों को इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली हम वहाँ पे सीख सकते हैं। ऐसा बोला भी जाता है, अगर बच्चे को कुछ सिखानी है ना, तो अगर वो बचपन से ही उसे अगर वो वाली चीज हम डालें, तो हम वहां से ही उसको 3 से 4 लैंग्वेजेस बहुत आराम से सिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अब एक कोई लैंग्वेज लेके बैठे और उसे याद करना स्टार्ट करें, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? तो यही होता है आपका बेसिकली सेंसिटिव पीरियड होते हैं, आपके बेसिकली आपके क्रिटिकल पीरियड होते हैं, ठीक है? जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है? फिर होता है आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है? ये जो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ये आपकी क्या हो जाती है, अंतर संबंधी होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, एक-दूसरे पे डिपेंड करती है और एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस डालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है जी? उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है। अब डेवलपमेंट देखो अलग-अलग तरीके से हो सकती है, जैसे आपका मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली योर फिजिकल मूवमेंट स्किल्स, जो आपके क्या हो जाती है, इसके अंदर देखो क्या आता है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी शारीरिक होती है, ठीक है? इसके अंदर आपकी ग्रोथ होता है और आपकी फाइन होता है, ठीक है? अब आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाती है, जिसमें आपकी लार्जर मसल्स का यूज़ हो रहा होता है, वो आपकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है। जैसे जब आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, इसमें आपकी लार्जर मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा, ठीक है? जहाँ पे आपकी बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ हो रही हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, छोटी स्मॉल मांसपेशियाँ, स्मॉल मसल्स आपकी यूज़ होती हैं, जैसे लिखते टाइम, ड्राइंग करते टाइम, बटनिंग करते टाइम, ठीक है? अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब छोटा बच्चा है, ठीक है? अब छोटा बच्चा क्या होता है, अगर सब उसकी ग्रोथ कैसे होगी? सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उसको लिखाना सिखाते हैं, तो कैसा होता है, सबसे पहले बच्चा ना, अगर बच्चे को कलर करना भी सिखाएँगे, तो बच्चा सबसे पहले ना पेन को ऐसे पकड़ता है, आपकी बड़ी मांसपेशियों का वो यूज़ कर रहा है, उसको ऐसे पकड़ेगा और डायरेक्टली ऐसे करके उसको क्या करता है, कलर करता है, ठीक है? अब उसके बाद क्या हो जाता है, जब वो थोड़ा-सा और उसकी एज इंक्रीज़ होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसको समझ आता है, अच्छा ये पूरी बड़ी मसल्स का यूज़ नहीं करना, ये छोटी वाली मसल्स, फिर वो उसको कहीं न कहीं ऐसे पकड़ के फिर कलर करना स्टार्ट करेगा। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो थोड़ा-सा और फाइन पे आता है, उसे पता लगता है यार ये जो 3 उँगलियाँ ना, इससे पकड़ के थोड़ा-सा हम उसको ऐसे-ऐसे करके कर सकते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम फाइन, एकदम अच्छे से ग्रिप बना के उसको क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से करने लग जाता है। तो क्या हो जाता है, राइटिंग, ड्राइंग करते टाइम आपकी क्या हो जाती है, आपकी फाइन मसल्स होती हैं, जो कि आपकी उँगलियों की मांसपेशियाँ जो कि आपकी यूज़ हो रही हैं, ठीक है? ग्रॉस मोटर के अंदर जैसे आपको चलने में बड़ी-बड़ी मांसपेशियाँ जो आपको यूज़ करनी पड़ रही है, ये आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे आपको भागना है, चलना है, कूदना है, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, आपकी लार्जर मसल्स क्या होती है, हमारी यूज़ होती है। हाथ-पैर की मसल्स जो हमारी क्या हो जाती है, मांसपेशियाँ यूज़ होती है, वो आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है? फिर सेकंड आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाता है, जो एक इंडिविजुअल कैसे इंटरैक्ट कर रहा है दूसरों के साथ और कैसे अपना रिश्ता बना रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फर्स्टली उसके ऊपर क्या आती है, एकदम सोशल स्माइल होती है, ठीक है? वो उस दूसरों को देख के हंसता है, तो ये क्या है, उसका सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? फिर वो आगे आगे जाके और ज्यादा इंटरैक्ट करना स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि वो दूसरों की गोदी में नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये क्या चीज होती है, ये उसका एक तरीके से आपको सोशल डेवलपमेंट है कि सोशली क्या होता है, सामाजिक
विकास कैसे हो रहा है उसका, ठीक है? उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो कि उसका मानसिक विकास होता है कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे रीज़निंग दे रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या उसका मेमोरी है, ठीक है? ये आपका कॉग्निटिव जो कि आपका मानसिक आपका डेवलपमेंट होता है, सोचने, तर्क करने, समस्याओं का समाधान करने, स्मरण शक्ति इसी के अंदर आती है। फिर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है? आई होप मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है आपका लैंग्वेज और आपका स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है? मोनोग्राफिक स्पीच, आपकी टेलीग्राफिक स्पीच, ये सारी आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएगी, ठीक है? उसके बाद आपका इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बच्चा कैसे इमोशनली चीज़ों को सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, ठीक है? अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके अंदर वो सहानुभूति है या नहीं है, ठीक है? सेल्फ रेगुलेशन वो कैसे कर पा रहा है, ठीक है? आत्म नियमन उसका कैसे है, वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है? इसी में आपको बच्चे को सिखाया जाता है बचपन में आपकी शेयरिंग केयरिंग कैसे करनी है, ठीक है? आपकी अलग-अलग तरीके के हम अगली वाली क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे कि प्ले के कितने तरीके होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं कि बच्चा कैसे-कैसे खेलना स्टार्ट करता है, औरों के साथ इन्वॉल्व कैसा होना स्टार्ट होता है। तो इसका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है? कि उसकी कितनी सहानुभूति है औरों के साथ, वो उसका क्या होता है एक तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट है, जो कि उसकी एक वेल बीइंग को अच्छे से प्रमोट करेगा फर्दरली इन द लाइफ। फिर उसका क्या है मोरल डेवलपमेंट है, जो कि ये बताता है उस बच्चे की कितनी आपकी एथिकल वैल्यूज़ रहने वाली है, उसका बिलीफ, उसका आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो आपका मोरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। उसके नैतिक मूल्य क्या है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? ट्रस्टवर्दी बनना है, ठीक है? उसका व्यवहार कैसे होगा, बड़ा पॉजिटिव रहना है, रिस्पेक्ट करना है, वो उसकी क्या है मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है? तो ये जो सारी आपकी डेवलपमेंट है ना भई देखो इसमें आपका न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आपका आपका क्या आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है कि बच्चे के कौन से आपके इन्वॉल्व होंगे आपके डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल ट्रेट, बिहेवियर पैटर्न एंड द सेल्फ कॉन्सेप्ट जो कि आपके व्यक्तिगत लक्षण होंगे, व्यवहार के क्या पैटर्न रहने वाले हैं, आत्मधारणा, विकास की व्यक्तिगत विकास को कैसे उसके पर्सनैलिटी को आपके क्या करने वाली है आपके डिपेंड करने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है, ठीक है? अब उसने अगर स्टार्टिंग से उसके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल रहा है, ठीक है? अगर उसने लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा देखे, तो कहीं न कहीं उसका पर्सनैलिटी थोड़ा क्या होगा, थोड़ा-सा जैसे वो अंडर एस्टीम्ड रहेगा, ठीक है? वो ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो थोड़ा चुप-चुप रहेगा, कटा-कटा रहेगा समाज से, तो उसका पर्सनैलिटी कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट आपका क्या हो जाएगा, कहीं न कहीं उसका अफ़ेक्ट हो जाएगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो आस-पास का वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसका एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस हो एक बच्चे की लाइफ़ पे, ठीक है जी? तो आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लास कैसा लगा, कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये हमारा पार्ट 2 था, अब हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 ज़रूर करेंगे, ठीक है? पार्ट 3 करने के बाद हम इसके रिलेटेड जितने भी हमारे पीवाईक्यूज़ रहे होंगे, वो हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।